हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है बिहार के शिक्षक। मैं आज आपसे बिहार के शिक्षक के ऊपर बात करने वाला हूँ। निश्चित ही जान लें, अगर यह वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आपके मन में बिहार के शिक्षकों के प्रति एक विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा उत्पन्न होगी। फ्रेंड्स, बिहार के शिक्षक कठिन परिस्थितियों में भी एक बेहतर विकल्प बनकर के उभरते हैं, निखरते हैं। इसका साक्षात उदाहरण अभी हाल के कोरोना काल में देखने को मिला है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार के शिक्षकों की यथास्थिति से आपको परिचय कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला वीडियो भी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बात शुरू करते हैं बिहार के शिक्षकों के ऊपर। बिहार के शिक्षकों की श्रेणी की सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में शिक्षकों की कितनी श्रेणियां हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि एक ही विद्यालय में अनेक तरह के शिक्षक कार्य करते हैं। इसमें नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक और आजकल एक गेस्ट टीचर के रूप में भी बहाली हुई है। देखिए फ्रेंड्स, उसमें जो नियमित शिक्षक थे वो बीपीएससी से चयनित हैं। 94, 99 ये दो समय के जो शिक्षक हैं इनकी बहाली बीपीएससी से हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर बहाल 34,540 वाले शिक्षक, जिन्हें भी नियमित शिक्षक का दर्जा दिया गया। अब आते हैं नियोजित शिक्षक के रूप में। तो सबसे पहले कौन आएंगे इसमें? तो 2003 और 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में बहाल शिक्षक, जिनका समायोजन 2006 में नियोजित शिक्षक के रूप में किया गया और इन्हें बेसिक ग्रेड प्रदान किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2006 के बाद बहाल यानी टीईटी एग्ज़ाम 2011 से पहले तक, 2010 तक कहें तो 2006 के बाद बहाल पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद के नियोजित शिक्षक। इनकी बहाली कहाँ कहाँ हुई? प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, विद्यालयों में। उसके बाद आए टीईटी पास कर बहाल शिक्षक। ये इनकी भी 3 श्रेणियाँ, बेसिक, स्नातक और स्नातकोत्तर। यानी बेसिक हुए प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में स्नातक, हाई स्कूल में भी एसटीईटी से जो बहाल हुए स्टेट से, उन्हें स्नातक शिक्षक के रूप में ही उनकी बहाली हुई। और उसके बाद +2 में स्नातकोत्तर। ये रही शिक्षकों की श्रेणी। और मैंने बताया अब एक और क्या आया? अतिथि शिक्षक, जिनके हाल में उनका मानदेय में वृद्धि हुआ है 1000 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्लास। शिक्षकों के कार्य के ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या कार्य हैं? तो देखिए, इनके जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं एक शिक्षक के रूप में, वो पढ़ाना होता है। ये करते हैं। अब क्या है? बच्चों को मध्याह्न भोजन करवाना है शिक्षकों को ही। चुनाव संबंधित सारे कार्य, बीएलओ से लेकर के सभी तरह के चुनाव ड्यूटियां भी इन्हें दी जाती हैं। अब मैंने कहा ना कि ये बेहतर विकल्प बन करके उभरते हैं कठिन परिस्थितियों में। आप इनके कार्य को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद जनगणना कोई और नहीं कर सकता शिक्षकों के बिना। कोरोना वॉरियर्स, अभी हाल में कोरोना काल में जिस तरह से बिहार में क्वारंटाइन सेंटर खुले और शिक्षकों ने जिस तरह से अपना दायित्व का निर्वहन किया, न सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर में बल्कि जहां भी इनकी कोरोना ड्यूटी लगाई गई, वहां एक बेहतर विकल्प के रूप में ये उभरे। तो
ये इनका कार्य हुआ। और बहुत सारे कार्य हैं, मैंने मुख्य मुख्य कार्यों को ही आपके बीच में रखा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसमें मैंने दो श्रेणियों में इसे बांटा है, एक नियमित शिक्षक के लिए और एक नियोजित शिक्षक के लिए। नियमित शिक्षक में अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो सामान्य से ऊपर, और नियोजित शिक्षक में सामान्य से काफ़ी नीचे इनकी आर्थिक स्थिति हुई। मांग की बात करें आर्थिक स्थिति में तो सरकार से सामान्यतः नियमित शिक्षकों की कोई मांग नहीं है, लेकिन नियोजित शिक्षकों की एकमात्र मांग अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समान काम समान वेतन की मांग है, जिसे हाल ही के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। लेकिन ये अपनी मांग लगातार जारी रखे हुए हैं और समय समय पर अपनी मांग सरकार के समक्ष उठाते रहते हैं। सैलरी पर चर्चा जरूरी है, मैं सैलरी पर बात करता हूँ। इसमें भी मैंने दो श्रेणियाँ बांटी हैं, नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक। देखिए, नियमित शिक्षकों की जो सैलरी है वो 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। दूसरा, यहाँ पर जो 34,540 वाले हैं उनकी थोड़ी कम है। नियोजित शिक्षकों की सैलरी की बात करें तो इनका 20,000 से लेकर के 35,000 के बीच में है। फ्रेंड्स, इसमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर के +2 तक के शिक्षक आते हैं, जिनका इसी के बीच में ये 20,000 से 35,000 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नियमित शिक्षक की बात करें तो पेंशन है, क्योंकि ये 1994 और 99 के जो बहाल हैं उनको पेंशन है। हाँ, 34,540 वाले को पेंशन नहीं है, लेकिन उन्हें प्राण नंबर दिया गया है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को कोई पेंशन नहीं है और बाकी कोई अन्य सुविधा भी नहीं है। इधर हाई कोर्ट के आदेशानुसार सरकार ने ईपीएफ का लाभ दिया है। तो ये है वेतन की यथास्थिति, सैलरी की यथास्थिति नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों का। तो सरकार की नज़र में अगर नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों की बात करें तो नियमित शिक्षक को सरकार कहती है कि ये राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। नियोजित शिक्षकों के बारे में सरकार का कहना है कि ये पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निकाय के कर्मचारी हैं। उसके बाद अगर इन्हें सुविधा की बात करें तो सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। किन्हें? नियमित शिक्षकों की। नियमित शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को सुविधाओं में कमी। सरकार का कहना है कि सुविधाएं एवं वेतन में समय समय पर सुधार किया गया है और आगे भी किया जाएगा। ये है आपको सरकार की नज़र में इन दोनों के प्रति दृष्टिकोण। अब आप ही अंदाजा लगाइए ये दृष्टिकोण कैसा है। उसके बाद शिक्षकों की सामाजिक स्थिति के ऊपर अगर विचार करें तो इसमें भी मैंने 2 भागों में बांटा है, नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक। देखिए, नियमित शिक्षक को प्रतिष्ठा प्राप्त है, इसमें कोई शक नहीं। नियोजित शिक्षक प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए संघर्षरत है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ जो शिक्षक हैं वो लोकल स्तर पर हैं, इसलिए उन्हें वो दर्जा नहीं मिल पाता जो नियमित शिक्षकों को मिलता है। दूसरा, ये इनके प्रति ये भ्रांतियां हैं कि ये मुखिया के द्वारा बहाल हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ के अंतर्गत ये बहाल हैं। जो टीईटी पास शिक्षक हैं उनके प्रति भी बहुत सारे गलत तरह के भावनाएं समाज में विद्यमान हैं कि इनका सर्टिफिकेट गलत है। तो इस तरह का कुछ जो समस्याएं अभी उत्पन्न की जा रही हैं, तो इसमें नियोजित शिक्षकों के प्रति प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सुविधाओं और वेतन के बारे में बात करें तो इनकी सुविधाओं एवं वेतन के बारे में समाज में
बहुत कम लोग जानते हैं या कोई नहीं जानता, अगर ये बात कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलता कि इन्हें कब वेतन प्राप्त हुआ, कितना वेतन इन्हें मिलता है, ये कोई भी नहीं जान पाता। लेकिन अगर नियोजित शिक्षक के बारे में बात करें तो इनकी सुविधाओं एवं वेतन की प्राप्ति होने से पहले सभी को सूचना प्राप्त हो जाती है। सभी को सूचना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू प्राप्त हो जाती है कि आज इतना करोड़ वेतन के लिए प्राप्त हो रहा है, सरकार ने इतना पैसे बढ़ाए, 15% की वृद्धि करने वाली है ना। ये सब तरह की बातें जब होती हैं तो हर किसी को पता होता है कि एक नियोजित शिक्षक को क्या वेतन है और कितना प्राप्त होने वाला है। भले ही वो उनके अकाउंट में ना आए अथवा आने में देर हो या अभी आने में समय लग रहा हो, लेकिन जनता की नज़र में ये बातें आ जाती हैं कि इन्हें तो पैसा प्राप्त हो गया। अगर महाजन साहूकार लोग हैं तो वो भी तुरंत अपना डिमांड करने लगते हैं कि मुझे पैसे दे दो भाई, अब आपके पास पैसे आ गए हैं। ये हुआ तंज कसना। तंज कसना का मतलब ये है कि मतलब जब जब कुछ सुविधाएं सरकार देती है तो उसका बहुत ज़्यादा ही प्रचार किया जाता है। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर नियोजित शिक्षक के प्रति तो ऐसे ही इस तरह की भावना है। दूसरा क्या होता है कि जब ऐसे चीज़ें प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आता है तो वे तंज कसते हैं कि और सरकार कितना दे, लेकिन वास्तविकता अलग है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि हर जनता को शिक्षकों की वास्तविकता प्राप्त हो सके। तो मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।